हेलो दोस्तों, पाठन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू करते हैं, जो कि है इक्लिप्स के ऊपर यानी ग्रहण के ऊपर। हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। उससे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा, कि मतलब थोड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जा करके। अंत में हम डिस्कस करेंगे दो जो पिछले सवाल पूछे गए हैं, पिछले सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको फिर भी बता देना चाहूँगा कि ये वीडियोस देखने के बाद में आपको लूसेंट जरूर पढ़नी है, यदि समय मिले तो एनसीईआरटी भी पढ़नी है। हालांकि आपको इसके बाद में कहानी पता चल चुकी होगी, तो आप भले ही एनसीईआरटी ना पढ़ें तो भी चलेगा, लेकिन लूसेंट जरूर पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप खुद से जरूर लगाएं और टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले चंद्रमा के बारे में थोड़ा देखते हैं। उससे पहले हाँ, ये एक्लिप्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एक्लिप्स का मतलब होता है परछाई, शैडो। यानी कि एक्लिप्स का मतलब शैडो की होता है। हमको पता है ये ग्रहण में क्या होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, तो चांद के ऊपर सूरज की परछाई पड़ रही होती है। ठीक है, पीछे से आ रही होती है सूरज की रोशनी, बीच में आ जाती है पृथ्वी, तो चांद के ऊपर पड़ती है पृथ्वी की परछाई। इसलिए हमको चंद्रमा नहीं दिखता है, इसलिए कहते हैं उसको ग्रहण, क्योंकि परछाई दिखती है हमको, खुद की ही परछाई दिखती है। ठीक है, बिल्कुल बराबर चीज होती है हमारी सूर्य ग्रहण में भी। जो चांद है वो आ जाता है सूरज और पृथ्वी के बीच में, तो क्या हुआ कि सूरज ढक गया, तो हमको क्या दिखी, खुद की परछाई। फिर से अंधेरा दिखेगा बिल्कुल सूरज की जगह, तो क्या हुई, एक्लिप्स हो गई। वो एक्लिप्स का मतलब क्या हुआ, परछाई। ठीक है, तो हमने पहले भी वीडियोज में देखा हुआ है कि जो चंद्रमा का जो घूर्णन का जो समय होता है अपनी धुरी पर जो जितने समय में घूमता है, वो समय बिल्कुल बराबर होता है उस समय के जो कि वो लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करने में। टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ मून इज टोटली इक्वल टू रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। कितना होता है, लगभग 27.3 दिवस। ऐसा हम कैसे देख सकते हैं, हमने खुद ने हमारे हिंदू कैलेंडर देखे हुए हैं। मान लीजिए आज की तारीख में तृतीया चल रही है, अक्षय तृतीया चल रही है या द्वितीया चल रही है, और उसके बाद में एकदम से जो है चतुर्थी चालू हो जाती है आधे दिन में ही। ठीक है, तो इसीलिए हमको पता चलता है कि जो है चंद्रमा का जो घूर्णन का समय, परिक्रमण का जो समय है वो लगभग बराबर है। कितना, 27.3 दिन है, 28 दिन नहीं है। क्योंकि हमने देख लिया हमारे हिंदू कैलेंडर में भी, आप प्रूफ देख सकते हैं कि आधे दिन में, आधे इंग्लिश डे में, आधे ग्रेगोरियन कैलेंडर के दिन में जो है हिंदू कैलेंडर का दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 27.3 दिन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ये वाला जो है हमने पहले भी देखा हुआ है। ये जो एनिमेशन है हमारे पिछले वीडियोस में, हमको हमेशा ये जो लाल सरफेस दिख रहा है ना अर्थ का, लाल गोलार्ध जो है, हमको यही दिखता है हमेशा चंद्रमा का। क्यों, क्योंकि जिस गति से ये घूर्णन कर रहा है, जिस गति से परिक्रमण कर रहा है, वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए हमको हमेशा ये लाल वाला हिस्सा ही दिखता है। ठीक है, और अगर आप फिर से देखें इसको, तो जितने एरिया पर इसकी लाइट आएगी, अभी देखिएगा, अरे हाँ, बुरा मान गया लगता है, ये वापस चालू नहीं हो रहा। हाँ, जितने एरिया पर इसकी लाइट आ रही है ना, देखिए ये इतना सा एरिया जो है, जो लाइट वाला जो बढ़ता जा रहा है, यही हमको दिखता है, वो भी लाल रंग का जो है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी हमको अर्धचंद्राकार दिखता है, कभी हमको दूज वाला चांद दिखता है, ईद वाला चांद दिखता है, कभी हमको पूरा चांद दिखता है। ये यहाँ पर पूरा चांद दिखेगा, ये यहाँ पर बिल्कुल चांद नहीं दिखेगा। देखिए पूरी परछाई आ रही है, यहाँ पर पूरा काला हो चुका है, यहाँ पर बिल्कुल चांद नहीं दिखेगा। यहाँ पर हमको पूरा चांद दिखेगा, फुल मून यहाँ दिखेगा, पूर्णिमा यहाँ होगी। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द मून, यानी कि आज वही जो मैं कह रहा था आपसे कि चांद के हमको कौन कौन से चेहरे देखने को मिलते हैं। 30 दिन होते हैं, 30 दिन अलग अलग चांद की शेप देखने को मिलती है। कभी हमको आधा दिखता है, कभी हमको बिल्कुल नहीं दिखता है अमावस्या के दिन। ठीक है, कभी हमको एकदम दूध का चांद दिखता है, कभी दूध से थोड़ा बड़ा दिखता है, ऐसे करके। तो ये जो होते हैं ऐसे करके 30 दिन में इसके पूरे 30 अलग अलग फेज होते हैं। तो हमको पढ़ने तो लगभग 30 फेज होते हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने, केवल 4 फेज की हम लोग स्टडी करते हैं। 4 फेज कौन से होते हैं हम देखेंगे। देखिए अभी इस एनिमेशन में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये चांद जो है, ये देखिए ये पृथ्वी है, ये चांद है, ये घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, और ये सूरज है, इसकी रोशनी पड़ रही है, इसी तरफ इसकी रोशनी पड़ रही है, इस दिशा में इसकी रोशनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये चांद का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और वो हमको दिखेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इतने परसेंट इल्यूमिनेटेड, इतने परसेंट प्रकाशित जो है चांद का जो सरफेस है, उसमें उस चांद का नाम क्या रखा गया है वो यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, और इस नाम पर, ठीक है, इस पोजीशन पर, मतलब ये पोजीशन कौन सी, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ देखते जाइए। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल अमावस्या है, 0 डिग्री, यानी पृथ्वी और चांद के बीच में आ जाता है सूरज, सॉरी, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है चांद।
तो हमको केवल दिखती है चांद की परछाई, क्योंकि सूरज की रोशनी पीछे से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा काला काला हो गया, तो हमको क्या दिखेगी, अमावस्या। फिर आप यहाँ पर देखिए 180 डिग्री पर, जब यहाँ पर सूरज की रोशनी पूरी पूरी पड़ रही थी इस पर, तो हमको कितना 100% इल्यूमिनेशन था, ठीक है, 100% इल्यूमिनेशन था, यानी कि हमको पूरा चांद दिखेगा, यानी न्यू मून है, यानी कि ये देखिए 100% इल्यूमिनेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो है पूर्णिमा का दिन है। अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री पर हमको थोड़ा दिखता है। आप इस एनिमेशन को आराम से देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग नाम क्या होते हैं इसके, और कितने डिग्री के एंगल पर उस पर कितनी सूरज की रोशनी पड़ रही है और हम उसको कितना देख पा रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो 4 फेस होते हैं मेजरली जो हम पढ़ते हैं, होता है फर्स्ट क्वार्टर, फिर उसके बाद में गिब्बस होता है। गिब्बस यानी कि देखिए ये होता है क्रिसेंट, ठीक है, जो हमारा दूज का चांद, ये होता है गिब्बस, यानी हमको आधे से ज़्यादा लेकिन दूज के चांद से कम दिखे, ठीक है। दूज के चांद को हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट, चंद्राकार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है क्रिसेंट, ठीक है। अब आप देखिए कि जब जो है ये फुल मून से, यानी जब ये फुल मून से और जब ये न्यू मून की तरफ जा रहा होता है, न्यू मून यानी कि न्यू मून को कहते हैं अमावस्या, फुल मून को कहेंगे हम पूर्णिमा, देखिए पूरा प्रकाशित है, और अभी न्यू मून पर आते आते नाम दिखेगा यहाँ पर, न्यू मून पर आते आते यहाँ पर 0% इल्यूमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फुल मून से न्यू मून तक जब आता है तब हम उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्यों कहते हैं कृष्ण पक्ष, लॉजिक लगाइए, क्योंकि तब यहाँ पर कालापन बढ़ता जाएगा इसमें, ठीक है, इसका जो काला एरिया वो बढ़ता जाएगा। न्यू मून से फुल मून तक जाते जाते देखिए सफेद एरिया जो है बढ़ता जा रहा है, हम क्या कहेंगे इसको, शुक्ल पक्ष, ठीक है, हिंदी में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब मैं आपको यदि नाम का मतलब समझाऊंगी, वैक्सिंग और वेनिंग क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। वैक्सिंग का मतलब होता है उतरना और वेनिंग का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, फुल मून से न्यू मून में आ रहा है इसका पूरा वेनिंग, और न्यू मून से फुल मून में जब भी जाएगा तो उसका आएगा वैक्सिंग, यानी उतरना, सब कुछ उतरेगा इसका, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखिए कि न्यू मून से फुल मून की तरफ जब भी जाए तब जो है जो वैक्स है वो जमा होती जाएगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वैक्सिंग। आगे जाके मैं आपको इसकी नोट्स का नाम भी बताऊंगा, उससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि उतार चढ़ाव जो हो रहा है ये किस दिशा, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पृथ्वी, सूरज और चांद जो है एक ही लाइन में होता है, यानी जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा यानी न्यू मून पर, यानी अमावस्या पर, और जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा यानी कि पूर्णमासी पर, यानी कि फुल मून पर, उसको हम कहते हैं सिजगी, SYZGY। और जो दूसरी पोजीशंस है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जब हमको, यानी कि देखिए फर्स्ट क्वार्टर आएगा, ये हमको क्या दिखेगा, हमको पूरा आधा चांद दिखता है, और लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फाइनल क्वार्टर में भी हमको आधा चांद दिखता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेचर, यानी जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आपस में, 270 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तब हम उस पोजीशन को कहेंगे क्वाड्रेचर। यही चीज़ है। सिजगी होता है, कब होता है, फुल मून पे होता है, न्यू मून पे होता है, जब मून जो होता है वो सेम कॉरिडोर में होता है, सेम लाइन में होता है सूरज और पृथ्वी के बीच में, या सूरज और पृथ्वी के या तो आगे होगा या उनके बीच में होगा, सेम कॉरिडोर पे होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्वाड्रेचर कब होता है, जब ये तीनों मिलकर के 90 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल बनाता है। कब होता है ये, फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जब कोई भी अर्धचंद्राकार हमको दिख रहा होता है। फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में हमको क्या दिखता है, अर्धचंद्राकार दिखता है। थर्ड क्वार्टर को और क्या कहते हैं, लास्ट क्वार्टर कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई क्वार्टर ही नहीं बचा, ठीक है, और फाइनल क्वार्टर भी कहते हैं उसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो नाम हमने अभी डिस्कस किए थे इसको अब हम आराम से इस चित्र में समझेंगे। देखिए सनलाइट यहाँ से आ रही है, सूरज यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, चांद यहाँ पर है, ठीक है, इस वक्त। तो जब रोशनी पीछे से आ रही है और हम यहाँ से देख रहे हैं, पृथ्वी पर हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, और रोशनी पीछे से आ रही है, तो हमको क्या दिखेगी, हमको केवल अंधेरा दिखेगा, क्योंकि इसने सूरज की जो रोशनी है पूरी पूरी ब्लॉक कर दी, हमको केवल परछाई दिखेगी अपनी। यदि आप खुद कभी सड़क पर खड़े हुए हैं और सूरज आपके पीछे की तरफ है, तो सड़क पर आपको क्या दिखेगी, अपने सामने की तरफ खुद की पूरी लंबी परछाई, ठीक है। यदि सूरज आपके सामने की तरफ है, ठीक है, और तो आपको क्या दिखेगा, आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी, यानी कि ये पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सूरज की पूरी पूरी रोशनी चांद पर पड़ रही है। आप ये मत समझिएगा कि अर्थ बीच में आ जा रही है, पृथ्वी बीच में आ जा रही है तो फिर परछाई दिखेगी, नहीं, ऐसा अभी नहीं होगा, ऐसा इक्लिप्स के टाइम पर होगा। वो कब होगा, वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम फेजेस ऑफ द मून पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तब क्या हो रहा है, फुल मून, ठीक है। जब कभी भी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है अर्थ, चांद और सूरज के बीच में, तो क्या होगा, न्यू मून होगा, सूरज पीछे की तरफ है, तो हमको केवल परछाई दिखेगी।
फुल मून से न्यू मून की तरफ जाते वक्त आप देखिए जो काला हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वैक्सिंग गिब्बस फर्स्ट क्वार्टर यानी अर्धचंद्राकार, ठीक है। वैक्सिंग क्रिसेंट, क्रिसेंट यानी चंद्राकार यानी दूज का चांद। वैसे दूज का चांद हम इसको बोलेंगे एकदम न्यू मून को, इसके जस्ट तुरंत बाद में, जिसके तुरंत पहले जो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पेश है, जब कालापन बढ़ता जा रहा है तो हम उसको कहेंगे, हमारे काले कौन थे, हमारे कन्हैया जी काले थे, तो इसलिए हम उसको कहेंगे कृष्ण पक्ष, ठीक है। और न्यू मून से फुल मून की तरफ जाता हुआ हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कभी एसएससी पूछ लेता है तो, ठीक है, मतलब मान लीजिए वो यू पूछ ले, अंग्रेजी में यू पूछ ले कि वेनिंग फेज कम्स फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, ठीक है, गिब्बस टू क्रिसेंट, या फिर फुल मून टू न्यू मून, तो आपको आंसर पता होगा न्यू मून से फुल मून, है ना, जो होगा वो होगा हमारा गिब्बस फेज। हिंदी में यूँ पूछ लेगा कि हिंदी में पूछ लेगा तो बहुत ही आसान होगा, जिनको हिंदू कैलेंडर के बारे में पता है कि भैया अमावस्या से और जो है पूर्णिमा तक क्या चलता है, कृष्ण पक्ष चलता है या फिर शुक्ल पक्ष चलता है, क्या चलता है, यहाँ पे गोरापन बढ़ता जा रहा है, इसका गोरा हिस्सा बढ़ता जा रहा है, तो हम कहेंगे शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको गिब्बस का मतलब समझ आ गया, आपको चंद्राकार का मतलब समझ आ गया, आपको क्रिसेंट और गिब्बस का मतलब समझ में आ गया, तो आपको आगे समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको वैक्सिंग का मतलब समझ में, आप दिमाग में बैठा लीजिए इसको, ठीक है। कृष्ण पक्ष में वैक्सिंग होती है, यूँ मान के चलिए कृष्ण जी के कान में बहुत ज़्यादा वैक्स भर गया था, तो जो हमारी यशोदा मैया थी उनके कान से जो वैक्स निकालती हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष हो गया वैक्सिंग पक्ष। जो बचा हुआ है क्या हुआ, वेनिंग पक्ष, ठीक है, वेनिंग, WANING। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइडरियल मंथ और साइनोडिक मंथ क्या होता है। ये बड़ी गहन समस्या है, मैं आपको समझाता हूँ इसको, चित्र से मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, साइडरियल मंथ का मतलब होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो चांद को, ये दोनों चीज़ें अब चलेंगी, चांद को पृथ्वी का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, तो साइडरियल मंथ कहता है कि उसको लगता है 27.32 दिन, और साइनोडिक मंथ कहता है कि उसको लगते हैं 29 दिन से ज़्यादा। तो भाई ये एक परिक्रमण करने में, चंद्रमा को पृथ्वी का एक परिक्रमण करने में ये 2 दिन का अंतर कैसे हो सकता है, मतलब ये तो एक ही चीज़ होनी चाहिए ना, कि यार तुम कह दो या तो 27 दिन या तो 28 दिन या तो 29 दिन, चंद्रमा ने एक चक्कर पूरा कर लिया, ऐसा नहीं है। हम क्या है, हम हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, किसके आधार पर हम ये लोग निर्धारित कर रहे हैं कि उसको कितने दिन लगे। साइडरियल मंथ में हम निर्धारित करते हैं, कोई भी तारा हम पकड़ लेते हैं, मान लो हमने अल्फा सेंटोरी पकड़ लिया या हमने ध्रुव तारा पकड़ लिया। चंद्रमा जब ध्रुव तारे की लोकेशन पर था, उसको वापस से ध्रुव तारे की लोकेशन पर आने में समय लगेगा कितना, 27.32 दिन, ठीक है। और यदि हम साइनोडिक मंथ की बात करें, चंद्रमा जब सूरज की पोजीशन पर था, ठीक है, जब सूरज के सामने था, वापस से उसको सूरज के सामने आने में कितने दिन लगेंगे, 29.51 दिन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तक भाई हम अगर सूरज का यदि हम सूरज का आधार लेंगे, तो पृथ्वी जो है वो खुद भी तो परिक्रमण कर रही है सूरज का, तो जितने एक महीने के अंदर लगभग 27-28 दिन के अंदर पृथ्वी भी तो थोड़ा आगे बढ़ गई होगी उस परिक्रमण पे, अपनी ऑर्बिट पे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी भी तो थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, और उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने के लिए चांद को 2 दिन लगभग एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी दूसरे तारा के रेफरेंस में देखें, कि आधार में देखें हम, तो चांद को मात्र 27.32 दिन लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो हमारा जो चंद्रमा का जो परिक्रमण होता है वो 27.3 दिन में हो जाता है, लेकिन पूर्णिमा को वापस आने में कितना समय लगेगा, 29.5 दिन, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लिखा नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में 29.5 दिन लगते हैं, लेकिन चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के चारों तरफ 27.32 दिन में ही कवर कर लेता है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी भी थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी 27.32 दिन में सूरज का चक्कर लगाते हैं, तो उसको वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो पृथ्वी ने कवर किया है, वो चंद्रमा को कवर करने के लिए, सेम पोजीशन पर आने के लिए कितना समय लगेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो साइनोडिक मंथ क्या होता है, साइनोडिक मंथ होता है विद रेफरेंस टू आवर सन, ठीक है। ये 1 डे ऑफ, देखिए डे 1 ऑफ न्यू मून है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू सन। ये अर्थ भी अपनी जो है परिक्रमण आगे बढ़ा लिया उसने, 27 दिन में मान लीजिए वो यहाँ आ गई, ठीक है। तो अगर सूरज के उसमें देखें
सूरज के आधार पर देखें, सूरज के रेफरेंस में देखें, तो ये चंद्रमा यहाँ पर आ चुका है कितने समय में? चंद्रमा यहाँ पर आ चुका है मात्र 27.32 दिन में, ठीक है। लेकिन इस तारे के आधार पर यदि हम देखें तो कितना समय लग गया? 29.5 दिन, ठीक है दोस्तों। ये डिफरेंस होता है साइडियल मंथ और साइनोडिक मंथ में। तो चलिए आगे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि चंद्रमा को मान लीजिए आज आप कोटा में हैं, ठीक है, और उसको वापस कोटा में सेम पोजीशन पर दिखने के लिए उसको कितना समय लगेगा? उसको लगेंगे 24 घंटे और 52 मिनट। एक दिन के तुरंत समय के बाद में नहीं आएगा, उसको 52 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। इसका भी सेम रीजन है। अभी हमने परिक्रमण के आधार पर देखा, अब हम घूर्णन के आधार पर देखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, ठीक है। एक दिन में वो 360 डिग्री घूर्णन कर लेती है, ठीक है। तो एक दिन में यदि वो 360 डिग्री घूर्णन कर रही है तो उसको एक घंटे में कितना समय लग रहा है? आप डिवाइड करेंगे, आपके सामने आ जाएगा 15 डिग्री। यानी वो एक घंटे में पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आप यूँ समझिए, जो चंद्रमा है वो 28 दिन में हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वो एक दिन में कितना डिग्री आगे बढ़ता है हमारी पृथ्वी पर? हमारी पृथ्वी के आकाश में, हमारे स्काई में वो एक दिन में कितना आगे बढ़ेगा? यदि वो 28 दिन में 360 डिग्री कवर कर रहा है, आप डिवाइड करेंगे, आएगा 12.85 डिग्री। आप मान के चलिए लगभग 13 डिग्री जो है हमारा चंद्रमा पृथ्वी में एक दिन, पृथ्वी के आकाश में एक दिन में वो 13 डिग्री आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब हमारी पृथ्वी जो है खुद ही 15 डिग्री आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, और यदि ये 13 डिग्री एक दिन में आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसको ये 13 डिग्री कवर करने में लगभग कितना समय लगेगा? उसको लगभग 52 मिनट और समय लगेगा। इसलिए आप इसकी कैलकुलेशन खुद करके देखिएगा, आराम से सोचिएगा इसको, है ना, दोनों की स्पीड कंपेयर कीजिएगा कि वो हमारे आकाश में कितना आगे बढ़े, कितना डिग्री आगे बढ़े, और है ना, और हम पृथ्वी जो है हम खुद कितनी गति से हम घूर्णन कर रहे हैं, तो एक दिन में हम कितना डिग्री आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आप यदि आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें आपका जो है क्वांट का भी जो है, मैथ्स का जो है वो भी एरिया कवर हो जाएगा। हो सकता है मान लीजिए कभी क्वांट में आपके आ जाए, रीजनिंग में कभी सवाल आ जाए, कभी एसएससी जो है अपना लेवल बढ़ा दे तो। बट जीएस के लिए आपको याद रखना है कि चांद को, है ना, द टाइम पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मून राइजेस ऑन द सेम प्लेस ऑन अर्थ इज 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि चंद्रमा भी अपने उस पर जो है वो घूर्णन कर रहा है, और पृथ्वी भी जो है घूर्णन कर रही है। चंद्रमा जो है हमारे जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है, उसका भी कारण है, ठीक है। और साइनोडिक और साइडियल मंथ का मैंने आपको अंतर बता ही दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हाँ मैं आपको बताता है उतार चढ़ाव क्या होता है। तो दरअसल क्या है कि यदि पृथ्वी, अगर यहाँ पर चंद्रमा है और पृथ्वी जो है ना, वो ऐसे करके, वो यूं करके जो है वो चंद्रमा के चारों तरफ, ये प्लेन सरफेस है, ये अंडाकार ऑर्बिट है पृथ्वी की, जिस पर वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा भी जरूरी नहीं है वो इसी तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए। वो तो हम पढ़ने में सहूलियत हो इसलिए हम लोग उसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन दरअसल वो 5.28 डिग्री पर टिल्टेड है। जो उसकी जो एक्सिस है, जो ऑर्बिट है चंद्रमा की, वो 5.28 डिग्री पर टिल्टेड है। किससे टिल्टेड है 5.28 डिग्री? जो हमारी जो चंद्रमा और सूरज की जो ऑर्बिट है उसके तुलना में चंद्रमा और अर्थ की जो ऑर्बिट है वो 5.28 डिग्री पर टिल्टेड है। इसलिए जब ये असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना, तो जब वो असेंडिंग नोड पर आता है और डिसेंडिंग नोड तक जाता है, तब हम कहते हैं कि वो चढ़ाव हो रहा है, यानी वेनिंग फेज, यानी शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वेनिंग यानी शुक्ल पक्ष। और जब ये डिसेंडिंग नोड यानी अभी उतरना शुरू हो जाएगा, नोड का मतलब होता है कोई भी जंक्शन, यानी कोई भी दो चीजों का जहां पर मिलाप होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, ठीक है। तो ये जो नोड है, यहाँ पर अर्थ और सन की जो ऑर्बिट है वो यूं जा रही है, और चंद्रमा और पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वो यूं आ रही है। ऐसा नोड एक वहां बनेगा, ऐसा ही नोड एक यहाँ बनेगा। तो यहाँ से जो है चंद्रमा नीचे की तरफ उतरना शुरू करता है, यहाँ चलता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आता है? यहाँ पर वैक्सिंग फेस आता है, यानी यहाँ पर वैक्सिंग गिब्बस आएगा और यहाँ पर वैक्सिंग क्रिसेंट भी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर वेनिंग गिब्बस आएगा, यहाँ पर वेनिंग क्रिसेंट आएगा, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको नोट्स पढ़ाने के लिए बताया और ये पढ़ाने के लिए बताया कि कितना डिग्री पर टिल्टेड है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो धुरी है ये खुद ही 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। किससे 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है? ये जो हमारी उत्तर ध्रुव की जो रेखा बनती है नॉर्थ पोल साउथ पोल की, उसके कंपेरिजन में हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, अब आप देखिए तो ये जो है एक्लिप्टिक प्लेन है। एक्लिप्टिक प्लेन का मतलब है जो हमारे सूरज और चंद्रमा का जो मतलब जिस प्लेन पर, जिस ऑर्बिट पर, जिस ऑर्बिटल प्लेन पर जो है हमारी पृथ्वी सूरज का चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये वो प्लेन है। ठीक है, इसके आधार पर जो हमारे चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो करीब करीब 5.15 डिग्री, मैंने आपको 5.28 डिग्री बोला था, अलग जगह अलग अलग है, बट 5.15 डिग्री पर जो है टिल्टेड है। इसलिए चंद्रमा यूं करके चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूरज का ऐसे करके एकदम प्लेन में चक्कर लगा रही है, सूरज इस तरह। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि क्योंकि चंद्रमा का 30 दिन जो है वो हम 30 दिन का एक दिन होता है, तो मतलब 30 दिन में उसको पूरा समय लगता है अपना एक घूर्णन करने में और अपना एक परिक्रमण करने में। तो ये मान करके चलिए 15 दिन में वहाँ पर रोशनी पड़ती है और 15 दिन वहाँ पर रात होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको नया ज्ञान जो है ऐसा हमेशा मिलता रहे। ठीक है, आप बेल आइकन दबाइए जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको तुरंत प्रभाव से पता चल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि क्या है कि आप अपना ज्ञान दोस्तों में बांटेंगे, उनका जो ज्ञान है वो आपको मिलेगा जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो इसी टॉपिक के बारे में, तो दोनों का ज्ञान बढ़ेगा। जो नॉलेज होती है वो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता ही है हमारा। ठीक है, यदि कोई भी समस्या आई है आपको जीवन में, किसी भी तरीके की समस्या है, पढ़ाई से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, भाई मतलब मान लीजिए पढ़ाई करते करते कई बार मन नहीं लगता है, उच्चाटन होने लगता है, सर एग्जाम इतना डिले हो रहा है, घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं लग रहा है मन पढ़ने में, क्या करूँ, हमसे डिस्कस कीजिए। ये ऐसा फेज है जो सबके जीवन में आता है, हम सब इसको पास कर चुके हैं। हम केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपकी हर समस्या को हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का हमेशा होता है, बस पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस आप अपने अंदर रखिए और आप इस जो है परीक्षा में जरूर अव्वल आएंगे। और यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछिए, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक हमने दी हुई है, उस पर भी पूछिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।